हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अलग अलग चैप्टर से हमने क्वेश्चंस को लिया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए क्लास यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, मेंशन द साइट in the body where the B cells and T cells are formed। यानी कि हमें शरीर में उन स्थानों का उल्लेख करें जहां बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू किया है, गिव ऑन डिफरेंस बिटवीन देम। आपको क्या बताना है यहाँ पे, बी सेल और टी सेल्स बॉडी में कहाँ इनका फॉर्मेशन होता है ये आपको बताना है, और दोनों में एक डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर हमारे पास क्या आया यहाँ पे, जो हमारा आंसर आया वहाँ पे आप देखेंगे, बोथ द बी सेल्स एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहाँ से आया है। जो हमारा चैप्टर था इम्यून सिस्टम, हमारे पास एक टॉपिक आया था, वहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आया है। बी सेल और टी सेल्स क्या होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं। अब हमें ये पूछा गया कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आपने कहा कि बी सेल्स और टी सेल्स दोनों ही बोन मैरो में यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मैचुरेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैच्योर ये सेल कहाँ कहाँ पे होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दे डिफर इन द साइट ऑफ मैचुरेशन। देखिए यहाँ पे अब इनमें दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है कि दोनों की जो परिपक्वता है, जो मैच्योरेशन है, वो कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा वे परिपक्वता के स्थान में भिन्न होते हैं, यानी कि जो मैच्योरेशन होगी दोनों सेल्स की वो अलग अलग पार्ट में होती है। कहाँ पे होगी, आपने देखा बी सेल्स मैच्योर इन बोन मैरो। जो बी सेल होती हैं, बी सेल कहाँ पे मैच्योर होती हैं, बोन मैरो में मैच्योर होती हैं। वेयर टी सेल्स मैच्योर इन थाइमस। तो टी सेल कहाँ पे मैच्योर हो रही हैं, थाइमस में मैच्योर हो रही हैं। हमने कहा बी सेल्स अस्थि मज्जा में परिपक्व होती हैं, जबकि टी सेल्स थाइमस में परिपक्व होती हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, टी से थाइमस और टी से क्या है यहाँ पे टी सेल्स हैं। तो टी सेल्स कहाँ पे मैच्योर होती हैं, थाइमस में मैच्योर होती हैं, और दोनों सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया है, ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ मैचिंग पेयर ऑफ द पैथोजेंस एंड द डिजीज दे कॉज, पिक द ऑड वन आउट एंड स्टेट वाई। अब आपको एक यहाँ पे टेबल दी गई है और आपको इसमें से जो ऑड मैचिंग है, जो मैच नहीं हो रहा है, वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, लेना है, और आपको रीजन भी बताना है कि क्यों आपने ये जो ऑप्शन है उसे चूज किया है। तो हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज मैच्ड इनकरेक्टली। जो ऑप्शन नंबर सी है उसकी जो मैचिंग है वो गलत हो रखी है। ठीक है, क्यों गलत हुई है, आपने देखा, फंजाई दैट बिलोंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम कॉज रिंगवॉर्म दैट आर इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे जो मैचिंग है वो गलत हुई है। दिखाया गया है कि जो माइक्रोस्पोरम है उससे फिलारियासिस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। लेकिन आपको ये बताया गया है कि ये एक फंजाई है जो क्या करता है, रिंगवॉर्म को कॉज करता है। इसीलिए जो गलत ऑप्शन हमारे पास आया वो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, list the preventive barriers that protect the body against microbial, bacterial entering the gut through the food consumed. Name the immunity types observed in this case। यानी कि आपसे पूछा गया है कि उन निवारक बाधाओं की सूची बनाएं
जो खाए गए भोजन के माध्यम से आंत में प्रवेश करने वाले माइक्रोबियल बैक्टीरिया से शरीर की रक्षा करते हैं। इस मामले में देखी गई प्रतिरक्षा प्रकार का नाम बताइए। आपको ये बात बतानी है, आपको जो बॉडी की जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की एंट्री को जो रोकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कहाँ से आया है, जो इम्यून सिस्टम है उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। तो हमें ये पता है कि कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो जन्म से हमारे पास होती है, कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से वो बैरियर्स होते हैं। हमारे पास क्या आंसर आया, हमने कहा फॉलोइंग आर द बैरियर्स, यानी कि निम्नलिखित वो बैरियर्स होते हैं जो कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसकी एंट्री को रोकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। ठीक है, हमारे लार में क्या होता है, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को, अगर हमारे भोजन में कोई हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उन्हें किल कर देता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, लार में एक तो लाइसोजाइम होता है और एक और होता है जो कि पाचन में मुख्य भूमिका को निभाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो कि वहाँ पे डाइजेशन का काम कर रहा है। तो आपको क्या है, लार का कंपोजिशन क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लार में क्या क्या होता है। लाइसोजाइम की हमने बात कर दी है, सलाइवरी अमाइलेज की हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट जो बैरियर आता है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl इन स्टमक। अब हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। बहुत सारे काम होते हैं HCl के। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, HCl सबसे मेन जो काम होता है, एक तो मीडियम को एसिडिक बनाता है, दूसरा यहाँ पे अगर हमारे भोजन में हमारे मुख से कोई जो बैक्टीरिया है वो बचकर आगे निकल भी गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो उन बैक्टीरिया को यहाँ पे किल कर देते हैं। ठीक है, तीसरा हमें क्या बताया है, म्यूकस कोटिंग द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गट, यानी कि आंत में उपकला स्तर पर श्लेष्मा की कोटिंग। जो म्यूकस होता है हमारे गट में, म्यूकस की लाइनिंग होती है, कोटिंग होती है, वो भी क्या करती है, बैक्टीरिया को क्या करती, किल करती। किस प्रकार के बैक्टीरिया को, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। और इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, हमने कहा ये जन्मजात प्रतिरक्षा हम इसे कह रहे हैं क्योंकि ये प्रतिरक्षा जन्म से होती है। आप, हम बात करेंगे जो स्किन है, स्किन में एक प्रकार का बैरियर होता है। तो स्किन हो गया है, लार हो गई है, हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जन्म से ही हमारे पास आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने धीरे धीरे इन्हें एक्वायर किया है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, Why is secondary wastewater treatment referred to as biological approach? यानी कि द्वितीय अपशिष्ट जल उपचार को जैविक दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि जब हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम क्यों से कह रहे हैं, जब सेकेंडरी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाँ पे भी बायोलॉजिकल शब्द जुड़ जाता है उसका मतलब है कि वहाँ पे क्या है, जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया था, इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कह रहे थे। आंसर हमारा क्या आया, हमने कहा इट इज बिकॉज माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दिस स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यानी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अपशिष्ट जल के इस चरण में सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों के टूटने में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा प्राइमरी effluents are passed into aeration tank where organic matter contained in it is absorbed by aerobic microbes which are later digested by anaerobic fungi and bacteria in sludge digesters। यानी कि प्राथमिक अपशिष्टों को वातन टैंकों में पारित किया जाता है जहां इसमें मौजूद कार्बनिक
पदार्थ एरोबिक रोगाणुओं द्वारा अवशोषित होते हैं, जिन्हें बाद में कीचड़ डाइजेस्टर में एनारोबिक कवक और बैक्टीरिया द्वारा पचाया जाता है। तो यही रीजन है कि हम क्या कह रहे हैं, इसे बायोलॉजिकल अप्रोच कह रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, राइट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज के बारे में लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए पेनिसिलिन क्या है। हमने कहा एंटीबायोटिक है और सबसे पहले एंटीबायोटिक है जिसके बारे में पता चला था। तो आपको बताना है कि जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई है। तो आंसर हमारे पास क्या है, हमने कहा इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट इज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे पेनिसिलिन की डिस्कवरी नहीं की जा रही थी, बाय चांस इसकी डिस्कवरी हो गई थी। हमने क्या कहा, ये खोजा जाने वाला पहला एंटीबायोटिक था और यह एक आकस्मिक खोज है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नोटेड अ मोल्ड ऑफ पेनिसिलियम ग्रोइंग इन अनलाउंडर्ड कल्चर प्लेट्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकस की बिना धुली कल्चर प्लेटों में पेनिसिलियम की एक सांचे को उगते हुए उन्होंने देखा था। द मोल्ड हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस। यानी क्या हुआ, फफूंद ने स्टेफाइलोकोकस के विकास में बाधा उत्पन्न की। जब उन्होंने क्या देखा, एक कल्चर प्लेट थी, ठीक है, वहां पे क्या थे, कुछ बैक्टीरिया थे और उन्होंने उस कल्चर प्लेट को ऐसे ही रख दिया। जब वो नेक्स्ट डे गए उन्होंने देखा कि वहां पर पेनिसिलियम उग आया है और जहां पे पेनिसिलियम प्रेजेंट था वहां पे स्टेफाइलोकोकस का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, द एंटीबायोटिक वॉज लेटर आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस टू बी नेम्ड आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। यानी कि बाद में एंटीबायोटिक को कवक से अलग किया गया और इसका नाम मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंटीबायोटिक है हमें कहाँ से मिल रही है, हमने कहा फंजाई से मिल रही है। क्या करती है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को यहाँ पे रोकती है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को यहाँ पे रोका जाता है। इस प्रकार से जो पेनिसिलियम है उसकी पेनिसिलिन है उसकी यहाँ पे क्या हुई, डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, गिविंग 2 एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब बायो फर्टिलाइजर्स। यानी कि 2 उदाहरण देते हुए जैव उर्वरकों का वर्णन कीजिए। तो आंसर हमारे पास क्या है, हमने कहा बायो फर्टिलाइजर्स सप्लीमेंट द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि जैव उर्वरक मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को पूरा करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा, हमने कहा देयर मेन सोर्स इज फंजाई बैक्टीरिया और यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया हो गया है। इनकी जो मुख्य स्रोत हैं वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, कवक हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा फिजेटोबैक्टर rhizobium can fix atmospheric nitrogen in the soil. Blue-green algae like Nostoc anabina add organic matter to the soil and increase soil fertility। यानी कि राइजोबियम मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। नॉस्टॉक एनाबिना जैसे नीले हरे शैवाल मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को जोड़ते हैं और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, एजोटोबैक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, अ कलर ब्लाइंड फादर हैज अ डॉटर। एक कलर ब्लाइंड फादर था, उसकी डॉटर थी विद नॉर्मल विजन। अब जो कलर ब्लाइंड फादर है उसकी जो डॉटर है वो नॉर्मल विजन वाली है। द डॉटर मैरिज अ मैन विद अ नॉर्मल विजन। अब उस डॉटर की जो शादी हुई वो नॉर्मल विजन वाले लड़के से हुई। What is the probability of her children to be color blind? Explain with the help of diagram chart। तो जो क्वेश्चन ने हमें दिया है पहले हम वो ले लेते हैं। हमने यहाँ पे बताया गया है कि एक कलर ब्लाइंड फादर है और ये क्या है, फादर है। उसकी जो डॉटर है वो नॉर्मल विजन वाली है। ठीक है, तो नॉर्मल विजन वाली इस प्रकार से होगी। अब इसकी शादी हुई है नॉर्मल विजन वाले मेल से, इस प्रकार से।
अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो उनके चिल्ड्रन होंगे उनमें क्या प्रोबेबिलिटी है, किस प्रकार से जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आगे हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्रॉस हुआ, तो इस प्रकार से हमारे पास क्रॉस आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें सबसे पहला केस हमारे पास आया कि यहाँ पे क्या थी, जो फीमेल थी, फीमेल क्या थी, नॉर्मल थी लेकिन कैरियर थी। हमने क्या देखा, जो फीमेल हुई, जो डॉटर हुई, वो कैसी थी, नॉर्मल थी लेकिन वो कैरियर थी। ठीक है, नेक्स्ट हमें जैसे कि यहाँ पे इसकी जो मदर है उसका भी सेम यही केस है कि नॉर्मल विजन है लेकिन कैरियर है। जो यहाँ पे फिर जो सन आया, सन क्या है, यहाँ पे जो आपने देखा, यहाँ पे भी सेम आपको यही केस दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा जो फीमेल है वो नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। अब जो ये सन है ये कैसा है, कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सन है वो कैसा था, कलर ब्लाइंड था। अब यहाँ पे एक जो डॉटर थी वो कैसी थी, नॉर्मल थी, और एक जो सन था वो कैसा था, नॉर्मल था। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार से जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आगे यहाँ पे दिखाई दी होगी। तो सेम चीज आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखाई गई है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आप क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।